ओ अम्रपाली की अनुचरी सिद्ध कर। देख मेरा श्रृंगार कैसा उतरा। इतना मुक्ति है कि जितने भी श्रृंगार के साधन है सब लाद लूं, सब ओढ़ लूं। तो देखी विशाली की अलौकिक राग नर्तकी कैसी है। मगधपति अजातशत्रु। हाँ जा देख मगधपति अजातशत्रु यहाँ पधारने वाले। मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगी। आइए नहीं आइए। मगधपति मत कहो राजनर्तकी। मैं मगधपति के रूप में यहाँ नहीं आया। मगधपति इस वेशभूषा में नहीं आया करते। क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। मगधपति तो तलवार की झनकार और धनुष की टंकार के साथ आया करते हैं। मगध को अपने धनुष और तलवार पर कम कर नहीं है राजनर्तकी। तुम्हारे तो व्यंग में भी सच्चाई है। क्षमा कीजिए तो क्षमा तुम्हारे लिए तो श्रमा ही श्रमा है। मैं नारी और सुंदरी थी। तुम सुंदरी हो इसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें भी संदेह नहीं कि मगध को अपने धनुष और तलवार के साथ अपने महामंत्री वस्कार पर भी कम दर्द नहीं। वस्कार पर कुपित बोलो राजनर्तकी। लेकिन मंत्री वही है जो विजय का पद प्रशस्त करे। चाहे जिस दृढ़ उपाय से हो। विजय का पद हमेशा ही कीचड़ से भरा रक्त से सना होता है। तो जीवन गंदगी और रक्त से डरे उसे सिर से मुकुट उतारकर हाथ में भिक्षा हाथ में ले लेना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी मगधपति को यही शिक्षा दी थी। क्यों? भगवान ने तो कुछ दूसरी शिक्षा दी। किंतु एक छोटी सी तस्वीर ने सारा किया बनाया घंटा भर कर दिया। देखोगी वो चित्र ऐसा चित्र ये है वो चित्र। मैं मेरी तस्वीर तुम्हारी इस छोटी सी तस्वीर ने फिर एक बार पीला कपड़ा उतार फेंकने को लाचार किया। एक बार फिर गंगा जल से धोए हाथों को रक्त से धोने को बाध्य किया। मगधपति राजनर्तकी मगधपति ने जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जिसने तय कर लिया था कि शेष जीवन वो वृंदकुट पर ध्यान लगा के राजकीय में बिता डालेगा। ये राजपाट के झंझटों को दूर फेंक बोधि वृक्ष की छाया में शांति सुखदाप करने को एक दिन प्रस्थान कर देगा। लेकिन उसके सारे इरादे हवा हो गए। उसको छल की शरण लेनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा। क्यों इसकी छोटी सी तस्वीर। अच्छा तो आप राज्य के लिए विशाली नहीं मेरे लिए विशाली आए हैं। तुम्हें बिल्कुल ठीक बात सौंदर्य जो राज्य से भी क्षणिक है। सौंदर्य जो राज्य से भी क्षणिक, लोभक, मोहक और आकर्षक है। हर दिन में वस्तु क्षणिक होती है राजनर्तकी। जैसे फूल की मुस्कान, चपला की चमक, धनुष की रंगोली और रोज की चमचमाहट सब क्षणिक है। क्षणिकता दिव्यता की अनुचरी नहीं। मानवता की महत्ता इसी पे है कि क्षणिक के पीछे दौड़ा जाए। क्षणिक के पीछे नहीं, दिव्य के पीछे। हर अच्छी वस्तु के पीछे उसका बुरा पहलू होता है राजनर्तकी। जैसे जन्म के पीछे मरण है, उल्लास के पीछे वातम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जीवन और उत्सव को छोड़कर हम हमेशा शोक सावरी नहीं डूबी लगाते। शोक मनाते नहीं। और एक जीवन और उत्सव के लिए सहस्त्रों आदमियों का रक्त बहाए, हजारों माताओं को विभूति बनाए
जिसे वो बहुत मुश्किल से सुना पाता है। मगर पति आसन ग्रहण करे। मुझसे बैठा नहीं जा समझा समझा सुंदरी का आग्रह कोई कैसे डाल सकता है। अच्छा आओ बैठो बैठो। क्या नारी सिर्फ सुंदरी हो सकती है? जो सुंदर नहीं वो नारी नहीं, ठीक उसी तरह जो वीर नहीं वो मर्द नहीं। नारी वीर भी हो सकती है। और मर्द सुंदर भी हो सकता है। यही देख रही हो ना, इसके पीछे की नीयत भी। तुम खुद ना पढ़ सकते। आप शस्त्र चला सकते हैं। तुम जैसी राजनैतिक की पाकर कोई राज्यसभा धन्य हो सकती है। आप यूं मेरा अपमान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सम्मान देने आया हूँ। विशाली विजेता वहां की राजनंद की अम्बा जी से पढ़ लिखे भिक्षा मांगने आए थे। क्या यही ना कहना चाहते थे? ओफ, तुम कितनी बुद्धिमान हो। अम्बपाली प्रशंसा की भूखी नहीं है। प्रशंसा वो भी विशाली विजेता के मुंह से। ऐसी प्रशंसा को वो लानत समझती है। वो जाने वाले पहेलिया के मुंह से चिड़िया चुमकार सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, पहले पंख फड़फड़ाती चोंच और चप्पल चलाती हाथ पर खेलती है, कंधे पर खुदाती है और सिर पर घोंसला बनाती है। क्यों? ऐसी चिड़िया भी हो सकती है जो पंख पटककर मर जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी पहेलिए का हाथ पर एहसान न लेगी। और ऐसी चिड़िया आज तक देखी नहीं गई। ये आदमी सिर्फ चिड़िया नहीं है। महात्मा भी साधारण आदमी नहीं है। अम्बपाली भी साधारण नारी नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं मगधपति? मैं क्या चाहता हूँ इसे कहने की आवश्यकता रह गई। अम्बपाली विशाली विजेता की राजनर्तकी बनेगी। उसे राजगृह चलने का निमंत्रण देने आया। अजातशत्रु इधर उधर नहीं जा। ये जानने को लाचार होना पड़ेगा। क्या कहा? मैंने कहा मगधपति को सोचना पड़ेगा कि अम्बपाली मगध जाने को राजी ना हुई तो वो क्या करेंगे। तुम नहीं जा। जरा अपनी भवेसीटी कीजिए मगधपति। ये हम नारियों का ही श्रृंगार है। समझकर बोलो राजनर्तकी। तुम जानती हो तुम किसके सामने बोल रही हो? उसी के सामने जो मुझसे प्रणय की भिक्षा मांगने आया था। भिखारी को घमंड नहीं शोभता। मगधपति से मैं आसन ग्रहण करूं। सुंदरी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम विशाली विजेता से बात कर रही हो। शादी विजेता पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, अम्बपाली ने हमसे भी इसी तरह बात की थी। कौन है? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है जिसने मुझ पर विजय प्राप्त की थी? कौन है? अजातशत्रु अजय राजनर्तकी। आदमी अपने अभिमान में कितना कुछ भूल जाता है। मगधपति, मेरा तात्पर्य भगवान बुद्ध से था। ओ हाँ, समझा। सुना था भगवान बुद्ध तुम्हारे आम्र कानून कह रहे थे। उनसे तुम्हारी बातें हुई? सातों दिनों की सातों संध्याएं मेरी उनसे बातों में गुजरी। फिर क्या हुआ? वही जो दो समान व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के टकराव के बाद होता है सम्राट। समान बलशाली। जी हाँ, बल केवल तलवार और धनुष में नहीं मगधपति। कुछ ऐसी ताकत होती है जिनके आगे तलवारें मोम की तरह पिघल जाती है और धनुष तिनके की तरह टूट जाया करते हैं। क्या मगधपति भगवान बुद्ध के निकट धनुष और तलवार लेकर गए थे? क्या अम्बपाली के निकट भी धनुष और तलवार लेकर ना आ सकते? तुम्हें हम में न रहो कि मैं निश्शस्त्र हूँ। भगवान बुद्ध ने भी ये कभी ना सोचा होगा कि मगधपति साधन
पिताश्री, ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? आपको वो तस्वीर कहाँ से मिली? सरस्वती घबराइए नहीं। राजगणपति के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं। हम यूं ही अचानक एक दिन मिलते हैं और यदि हमें सही मार्ग पकड़ा तो हम सब एक दिन साथ होंगे अनंत काल तक के लिए। सवाल केवल क्षणिक और अनंत के बीच के चुनाव का है सीमा। तुमने मुझे पराजित कर दिया अमृता। मैं आज ही रात के लिए वापस चला रहा हूं। वैशाली विजेता ने अम्रपाली को ये श्रेय दिया। ये उनकी कृपा है। अजातशत्रु के हृदय में दया, कृपा, कृतज्ञता आदि कोमल भावना नहीं है राजगणपति। वो सिर्फ जय जानता है और अपनी पराजय को जय मानने की शूद्रता इसमें नहीं है। अजातशत्रु पुनः आएगा और अमृता की अम्रपाली और अपने साथ आइएगा, लेकिन मस्तान